यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। क्लास 6 एक्सरसाइज 4 का इंट्रोडक्शन है। यह सिर्फ अब देखिए, कह रहा है संलग्न आकृति देखकर लिखिए। इस आकृति को देखकर इसका आंसर लिखना है। कह रहा वृत्त का केंद्र। देखिए वृत्त का केंद्र कहाँ पर होता है? ठीक बीचों बीच में होता है। ये जो वृत्त की परिधि होती है उससे ठीक बीचों बीच में होती है, क्योंकि आप केंद्र से अगर परिधि के बीच की दूरी ज्ञात करें तो जितना ये होगी उतना ही इधर होगी, उतना ही उधर होगी। तो केंद्र क्या होता है? वृत्त के ठीक बीचों बीच में होता है। अगर कोई वृत्त हमारा चूड़ी की मदद से दिया हुआ है और इसका केंद्र ज्ञात करना हो तो देखिए इसका एक तरीका होता है, आप इसमें कहीं भी 3 बिंदु मान लीजिए, फिर उन तीनों बिंदुओं को आपस में 2 रेखाओं को मिला दीजिए, उनके इसका अर्धक कर दे। अर्धक करने का तरीका होता है आधे से ज़्यादा दूरी से चाप लगाए प्रकार में इतना भरे कि आधे से ज़्यादा दूरी हो, फिर उतनी ही दूरी यहाँ से चाप लगा दें और इधर भी आधे से ज़्यादा दूरी, फिर इधर से, और फिर ये जो कटान बिंदु है इसको आपस में बढ़ा दें। तो इससे हमारा क्या होगा? ये हमारा जो होगा ये केंद्र ज्ञात हो जाएगा। तो वृत्त का केंद्र है हमारा, ये वृत्त का केंद्र क्या नाम है? O। फिर कह रहा 3 त्रिज्याएं। देखिए एक वृत्त में 3 त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं कौन सी है? जो केंद्र से परिधि तक दूरी जाती है। तो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक दूरी यानी ओ ए, और एक ये है ओ बी, और एक ये है ओ सी। तो ओ ए है, ओ बी है और ओ सी है। अब एक त्रिज्या जो होती है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है? जैसे मान लो एक केंद्र है एक, तो त्रिज्या अगर हम बनाते हैं तो सिर्फ एक त्रिज्या बनाकर इतनी प्रकार में दूरी भर लेते हैं और हम वृत्त का निर्माण कर देते हैं। और एक वृत्त में त्रिज्याएं कितनी हो सकती हैं? तो अनंत हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें नज़दीक बनाए 7 8 9 10 11 12, यानी त्रिज्याएं कितनी हो सकती हैं? अनंत। इसकी कोई संख्या लिमिट नहीं है त्रिज्याएं। और दूसरी बात, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास क्या होता है? अब एक कह रहा है यहाँ पर व्यास, तो एक व्यास क्या होता है? व्यास जो केंद्र से रेखा जाती है और परिधि को 2 बिंदुओं पर काटती है। देखिए त्रिज्या क्या होती है? जैसे एक वृत्त है तो वृत्त के केंद्र से सिर्फ परिधि को छूती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होती है। और व्यास क्या होती है? केंद्र से छूने वाली और परिधि तक को 2 बिंदुओं पर छूने वाली। परिधि को 2 बिंदु यानी यहाँ पर छू रही है और यहाँ पर छू रही है और केंद्र से होकर जाती, इसे व्यास कहते हैं। तो कह रहा है एक व्यास, तो यहाँ पर व्यास कौन सा है? ए और सी, यानी व्यास का नाम है हमारा ए सी। और अगर पूछ ले आपसे कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, जैसे मान लो ये वृत्त है तो इसमें कितने व्यास होंगे? जैसे व्यास जो होता है वो कहाँ से आता है? केंद्र से आता है। और क्या होता है? जैसे ये क्या है? त्रिज्या है, क्योंकि ये केंद्र से परिधि तक छूती है। और व्यास क्या होता है? केंद्र से होकर जाती है और परिधि को 2 बिंदुओं पर छूती है, उसे व्यास कहते हैं। और व्यास क्या होता है? व्यास जो होती है त्रिज्या की दूना होती है। दूना क्या मतलब? अगर ये दूरी 5 है, ठीक, तो व्यास कितना हो जाएगा? टोटल 10। अगर ये 4 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 8। वो कैसे? क्योंकि देखिए हमने बताया था यहाँ पर ये बराबर दूरी होती है। जैसे मान लो 4 है तो ये कितनी है? 4। तो ये कितनी है? 4। तो टोटल कितनी हो गई? 8। व्यास होता है दूना। और दूसरी खास बात यह है कि व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है। जैसे कैसे? देखिए जैसे ये मान ले हमारा वृत्त है और ये क्या है? केंद्र। ये क्या है? व्यास। जैसे ये अगर मान लो 10 सेंटीमीटर बड़ी है, अगर इसके समांतर ये रेखा खींची तो क्या ये 10 है? ये उससे छोटी है, ये इससे थोड़ा और बड़ी है, ये इससे और बड़ी है, और ये सबसे बड़ी है। और फिर अगर ऊपर बढ़ने लगे तो ये छोटी हो जाएगी, ये और छोटी हो जाएगी, ये और छोटी हो जाएगी। तो व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी रेखा होती है। तीसरा जो पॉइंट हो गया। और फिर एक नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि व्यास, जिसे हमने बताया था त्रिज्याएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। त्रिज्याएं क्या होती हैं? अनंत। तो व्यास भी अनंत होते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे ये केंद्र है हमारा, तो ये क्या है? हमारा व्यास है। जैसे मान लो अगर ये 5 है तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल 10 हो गया। और फिर देखिए एक व्यास ये हो गया, और ये कितना है? 5, और ये कितना है? 5। तो ये भी टोटल कितना हो गया? 10। तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10। तो व्यास भी कितने हो सकते हैं?
अनंत व्यास हो सकता है और त्रिज्या के दूना होता है। फिर आ जाते हैं एक जीवा। जीवा क्या होती है? जीवा होती है जो परिधि को दो बिंदुओं पर कहीं से भी छू ले। से वृत्त है, ये क्या है? देखिए ये परिधि को दो बिंदुओं से छू रहा है। और व्यास क्या होता है? परिधि को दो बिंदुओं से छूता है और केंद्र से होकर जाता है। देखिए केंद्र से होकर जा रहा है, ये व्यास है। ये अगर बना दे तो ये भी देखो व्यास ही है, क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है? केंद्र से जा रहा है और परिधि को दो बिंदुओं पर छू रहा है। और जीवा क्या होती है? जीवा केवल परिधि को दो बिंदुओं से छूती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो व्यास से होकर, मतलब केंद्र से होकर जाए। तो देखिए हाँ, लेकिन इसमें एक होता है जीवा। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो एक प्रकार से व्यास होती है। कैसे? जैसे हमको क्लियर ना पता हो कि यहाँ पर केंद्र है। जैसे हमने एक वृत्त बनाया और ये बताइए जैसे लगभग क्या है, केंद्र से जा रहा है। देखिए छोटा लग रहा है, ऊपर बड़ा हो। यहाँ पर हमको अगर हम कह दें कि ये केंद्र है तो ये क्या है? हमारा व्यास है। अगर केंद्र कंफर्म नहीं है तो ये क्या है? जीवा है। या जीवा, जैसे व्यास को भी हम जीवा कह सकते हैं, क्योंकि वो जीवा की परिभाषा होती है कि परिधि को दो बिंदुओं से छू रही है, तो जीवा तो है। अगर केंद्र से होकर जा रही है तो उसे हम व्यास भी कह सकते हैं। तो एक जीवा, तो जीवा इसमें देखो कौन सा है? ए डी। ए डी, अगर चाहे तो हम AC भी लिख सकते हैं। और जीवा जो होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट लिखा मिलता है कभी कभी कि व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि व्यास से बड़ी कोई भी जीवा नहीं हो सकती। फिर कह रहा है बाह्य भाग में एक बिंदु। तो बाह्य भाग देखिए ये हमारा मेन फिगर यही है, बाकी तो सब समझाने के लिए बनाया गया है। बाह्य बिंदु में देखो, बाह्य बिंदु में एक P है एक Q है। तो ये P जो है अंदर है और Q क्या है? बाहर है। तो बाह्य भाग में एक बिंदु कौन सा है? हमारा Q। फिर कह रहा है एक वृत्त खंड। देखिए वृत्त के खंड कई हो गए हमारे। देखिए हमारे एक वृत्त खंड कह रहा है, तो एक वृत्त खंड देखिए अगर इसको मान ले तो ये हमारा लघु वृत्त खंड है और ये पूरा क्या है? दीर्घ वृत्त खंड है। और एक वृत्त खंड का नाम क्या है? AD मान लो, अगर F मान लो, हम कोई पॉइंट मान लेते हैं AFD, ये हमारा एक वृत्त खंड हो जाएगा। यानी EFD, EFD ये हमारा एक वृत्त खंड हो जाएगा। फिर कह रहा है एक त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड मतलब होता है, देखो ये जो वृत्त था हमारा, जैसे ये हमारा वृत्त था, तो ये क्या है? हमारी OA त्रिज्या है और OB क्या है? त्रिज्या है। तो ये त्रिज्याओं से अगर कोई खंड काट लिया जाए, अगर ये खंड काट लिया जाए तो ये हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। या हम ये इसको भी त्रिज्य खंड मान सकते हैं, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो हमारे त्रिज्य खंड होंगे OAB, 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 ये हमारा त्रिज्य खंड है। और दूसरा कह सकते हैं OBC, OBC। इस प्रकार आप निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, खुला वक्र तथा बंद वक्र के लिए आकृतियां बनाइए। देखिए आकृतियां बनी हुई हैं, हमको बताना है कि कौन सा खुला वक्र है, कौन सा बंद वक्र है। तो खुला वक्र एक प्रकार से ये मानिए अगर हम लिक्विड भरें इसमें, तो बताओ बाहर निकलेगा या नहीं? अगर निकल जाए तो खुला वक्र है, अगर ना निकले तो बंद वक्र है। तो ये हमारा कैसा है? ये खुला वक्र है, क्योंकि देखिए यहाँ पर से निकल जाएगा बाहर। ये भी क्या है हमारा? इधर तो बंद है लेकिन यहाँ पर क्या है? खुला है। तो ये होगा हमारा खुला वक्र। और ये क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर तो निकल जाएगा लेकिन रहेगा अंदर ही, बाहर जाएगा नहीं। तो ये कैसा आकृति है? हमारी बंद आकृति। ये क्या है? ये भी हमारी बंद आकृति है। यहाँ पर देखिए ये तो बंद है इतना, लेकिन अगर मान लो पूरी आकृति कहा जाए तो ये क्या है? होगी हमारी खुला आकृति होगी। ये क्या है? इसमें अगर कोई चीज़ भर दी जाए तो बाहर जाएगी नहीं। तो ये कैसी आकृति होगी? एक प्रकार से बंद। ये अगर इसमें भी कोई चीज बाहर भर दिया तो बाहर नहीं जाएगी। ये कैसी आकृति होगी? हमारी बंद। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, रेखा और रेखाखंड और किरण। रेखा और रेखाखंड और किरण क्या होती है? देखिए रेखा क्या होती है? इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ना इसकी कोई निश्चित माप होती है। जैसे कोई रेखा है, जैसे इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यानी इसकी कोई निश्चित माप नहीं होती है। रेखा यानी ये क्या है? एक प्रकार से रेखा है, इसकी ना तो कोई निश्चित माप होती है ना कुछ, और इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है कि यहाँ पर लास्ट है नहीं। हम कितनी भी बड़ी रेखा खींच सकते हैं।
फिर कह रहा रेखाखंड, इसमें दो अंत बिंदु होते हैं तथा इसकी एक निश्चित माप होती है। क्योंकि देखिए किताबों में कहता है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो रेखाखंड यानी रेखा का खंड खींचना है। जैसे रेखा क्या होती है, कितनी भी बड़ी खींच दो या कितनी भी छोटी खींच दो, लेकिन यहाँ पर उसने शर्त लगा दी है 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचना है तो हम 5 खींचेंगे। अगर 10 कह रहा है तो 10 खींचेंगे। उसका एक अंत बिंदु होगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट करेंगे तो ये ए और ये बी। तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं तथा इसकी एक निश्चित माप होती है। अगर वो 5 खींचेंगे, 10 खींचे कहेगा तो 10 खींचेंगे। रेखाखंड अगर है तो निश्चित माप दी होगी, जैसे किताब कहेगी 5 मीटर का या 10 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे, और इसमें क्या है, कोई एक रेखा खींचे। फिर कह रहा है किरण, इसमें एक अंत बिंदु होता है। किरण देखिए कि क्या होती है, किरणें देखो जैसे टार्च में से निकलती हैं, तो यहाँ पर हमारा अंत बिंदु होगा। यहाँ पर कितना कहाँ जाएगी इसका हमारा कोई निश्चित नहीं होगा, इसका आप निश्चित नहीं होती है। किरण का एक अंत बिंदु होता है, बाकी हमको कहाँ तक जाएगा इसका कोई निश्चित माप नहीं होगी। क्लास 6 इंट्रोडक्शन द एंड। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।